नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं जया कौशिक त्रिवेदी। शुरुआत हम कर रहे हैं मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वजे से, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उनको सस्पेंड कर दिया गया है। कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार के मामले में एनआईए की ओर से वजे को गिरफ्तार किए जाने के बाद ये फैसला लिया गया। 2006 में निलंबित हो चुके सचिन वजे की 2020 में ही वापसी हुई थी, लेकिन 1 साल से भी कम वक्त में उन्हें दोबारा निलंबन झेलना पड़ा है। तो सचिन वजे ये नाम जो है काफ़ी इन दिनों सुर्खियों में है और महाराष्ट्र में ये पुलिस वाला जो है वो लंबे समय तक निलंबित रहता है, फिर बहाल किया जाता है और फिर एनआईए की हिरासत में पहुंच जाता है। ऐसा क्या है सचिन वजे के खिलाफ बोलने से कि शिवसेना भी बच रही है, वहीं बीजेपी हमलावर है? देखते हैं रिपोर्ट। मुंबई पुलिस के सिंघम बने एपीआई सचिन वजे खुद सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। आरोप भी देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास संदिग्ध स्कॉर्पियो और उसमें विस्फोटक के साथ धमकी भरे पत्र प्लांट करने का है। सवाल है, इतनी बड़ी आतंकी साजिश बताने की हरकत उन्होंने खुद ही रची थी या फिर किसी ने आदेश दिया था? निशाने पर पुलिस के आला अफसर और सरकार में शामिल मंत्री भी हैं। विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। यही इनोवा एनआईए के अफसरों को तुरंत मिलती है, पर महाराष्ट्र सरकार को 16 दिनों के पश्चात भी नहीं मिलती। यह बात अपने आप में दर्शाती है कि दाल में कुछ काला है। शिवसेना के नेता कुछ बड़े नेताओं को और बड़े आईपीएस अफसर को बचाना चाहते हैं। महाविकास आघाड़ी में शामिल एनसीपी भी नाराज है और पार्टी के मुखिया शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस मसले पर लंबी चर्चा की है। कयास है कि मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह और गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गाज गिर सकती है। जो भी तपास इन्वेस्टिगेशन चालू है, हमारी एटीएस पहले कर रही थी, अभी एनआईए आई है, एनआईए तपास करेगी। उसमें से जो भी बाहर निकलेगा उसके ऊपर योग्य वो जो भी आवश्यक है वो कार्रवाई हो जाए। शिवसेना अब भी इसे मुंबई पुलिस को बदनाम करने की बीजेपी की चाल कह मामले को राजनीतिक रंग देकर सचिन वजे को बचाने में जुटी है। कोई संदिग्ध नहीं है। आपने अभी ये लोग अपने आप को शेरलॉक होम्स समझते हैं, सब कुछ उनके पास ही जानकारी है और सरकार ऐसे बैठी है। अगर अपराधी था तो हम लोग भी उसको पकड़ लेते, हमारे पुलिस पकड़ लेते। जांच तो चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत संदिग्ध मौत मामले की तरह मुंबई में एक बार फिर राज्य बनाम केंद्र की लड़ाई दिख रही है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आपराधिक साजिश और हत्या का है और आरोप मुंबई पुलिस के एपीआई पर है। एपीआई सचिन वजे, जिसका इतिहास विवादास्पद रहा है, घाटकोपर ब्लास्ट के आरोपी ख्वाजा यूनुस की कस्टडी में हत्या कर गायब करने के आरोप में जेल जाने के साथ ही 16 साल निलंबित भी रह चुके हैं। अब इस नए कारनामे के बाद एक बार फिर सचिन वजे को निलंबित कर दिया गया है। मुंबई पुलिस को ही कटघरे में खड़े कर देने वाली और ठाकरे सरकार को बैकफुट में ले जाने वाली ये कहानी हैरान और परेशान करने वाली है। हुआ ये कि 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के पास एक संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मिली। जांच करने पर उसमें जिलेटिन की 20 छड़ें और एक धमकी भरा पत्र मिला। धमकी मुकेश अंबानी को दी गई थी। स्वाभाविक तौर पर जांच एटीएस को देनी चाहिए थी, लेकिन मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट को दी गई, जिसके मुखिया एपीआई सचिन वजे थे। विस्फोटक भी मिला था, इसलिए एटीएस भी सक्रिय हो गई और स्कॉर्पियो के चेसिस नंबर से वो रात में ही स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन तक पहुंच गई। लेकिन जांच सीआईयू के पास होने की वजह से खबर है कि उसे वापस लौटना पड़ा। उधर सीआईयू की जांच जारी रही। पता चला कि मनसुख हिरेन 18 मार्च को ही स्कॉर्पियो के चोरी होने की शिकायत लिखवा चुके थे। 5 मार्च को विरोधी दल नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में खुलासा किया कि जांच अधिकारी सचिन वजे और स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन एक दूसरे को जानते हैं और दोनों में पहले फोन पर बात भी हुई है। हैरानी की बात है कि उसी की कुछ देर बाद खबर आई कि मनसुख हिरेन ने मुंब्रा रेती बंदर की खाड़ी में खुदकुशी कर ली है। मनसुख हिरेन जी की हत्या, ये जो एंगल है ये तो उससे भी बहुत ज्यादा मैं ऐसा मानता हूँ कि गंभीर है, जो भी बाहर आना बाकी है और जो बाहर आएगा तब ध्यान में आएगा कि इसमें कौन कौन लोग लिप्त है, इसके पीछे की मंशा क्या है। लेकिन जिस अवस्था में मनसुख का शव मिला था उससे हत्या का शक पैदा हुआ। मनसुख की पत्नी ने भी सचिन वजे पर शक किया और ये भी बताया कि सचिन वजे ने खुद स्कॉर्पियो कार तकरीबन 3 महीने इस्तेमाल की थी। देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर विधानसभा में मुद्दा उठाया और सचिन वजे की गिरफ्तारी के साथ एनआईए की जांच की मांग की। लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सचिन वजे को ओसामा बिन लादेन जैसा प्रचारित करने की बात कर वजे का बचाव किया। एनआयए कडे हा तपास घेण्याचा डाव केंद्राचा असेल म्हणजे नक्कीच ह्याच्यामध्ये काहीतरी त्यांचं काळं बेर आहे आणि हे काळं बेर आम्ही सुद्धा जो काही तपास करतोय त्या तपासातून आम्ही उघड केल्याशिवाय राहणार नाही। इस बीच 8 मार्च को एनआईए ने मामला दर्ज कर स्कॉर्पियो और विस्फोटक मामले की जांच शुरू कर दी।
और 13 मार्च को एपीआई सचिन वजय को गिरफ्तार कर लिया। उसी रात को इनोवा कार भी जब्त कर ली गई जो सीसीटीवी में स्कॉर्पियो के पीछे चलती देखी गई थी। ये वही इनोवा कार है जिसे सचिन वजय सीआईओ में सरकारी काम के लिए इस्तेमाल करते थे। सवाल है, तो क्या सचिन वजय ने आतंकी साजिश दिखाने के लिए अपनी ही सरकारी कार का इस्तेमाल किया? इतना ही नहीं, सवाल यह भी है कि क्या सचिन वजय उस दिन खुद भी इनोवा में थे? क्योंकि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिस रात स्कॉर्पियो कार खड़ी की गई थी, उस रात वही इनोवा कार दूसरी बार भी वहां दिखी थी और तब पीपीई किट पहने एक शख्स उस कार से उतरकर स्कॉर्पियो की तरफ गया था। अब एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि कहीं वो शख्स खुद सचिन वजय ही तो नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सब सचिन वजय ने किया तो क्यों और किसके कहने पर? और ठाकरे सरकार की भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि 16 साल निलंबित रहे एपीआई को न सिर्फ सेवा में बहाल किया बल्कि उसे मुंबई क्राइम ब्रांच की क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट का मुखिया भी बना दिया गया, जबकि अमूमन ये पद पीआईएस स्तर के अधिकारी को दिया जाता है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक बार फिर अपने अधिकारों के लिए जंग लड़ती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में एक बिल पेश किया गया, उसको लेकर केंद्र सरकार पर दिल्ली सरकार हमलावर है और उसका कहना है कि पीछे से दरवाजे से आकर केंद्र सरकार जो बीजेपी है वो दिल्ली की सत्ता का सुख भोगना चाहती है। तो यहाँ पर दिल्ली शासन एक्ट में संशोधन बिल पेश किया गया है जिसका दिल्ली सरकार विरोध कर रही है। आपको सुनवाते हैं मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से पहले तो चुनाव जीतने की कोशिश करना, जब जनता चुनाव में हरा दे तो उसके बाद चुने हुए एमएलएज को खरीद के सरकार बनाने की कोशिश करना, सरकार चलाने की कोशिश करना, और जहां एमएलएज ना बिक पाए दिल्ली जैसी जगह पे, जब वो इसमें भी फेल हो गए कि एमएलएज खरीद पाते, तो उसके बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जाके ये कानून अमेंडमेंट पास लेके आए हैं। और इसमें कुल मिला के चुनी हुई सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद शर्मा। शरद, दिल्ली शासन एक्ट में ये संशोधन बिल जो लाया गया है, इसको लेकर एक बार फिर आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं आम जो केंद्र सरकार है वो और आम आदमी पार्टी की सरकार। यहाँ पर किस तरह से ये जो बिल है ये आम आदमी पार्टी के जो अधिकार हैं या जो सरकार, दिल्ली सरकार के जो अधिकार हैं उनको कम करता है, जिसको लेकर इतनी नाराजगी है? अदिति, देखिए, आप और हम संविधान के जानकार नहीं हैं, वकील नहीं हैं, लेकिन हम इस देश के नागरिक हैं और पत्रकार होने के नाते लोकतंत्र को समझते हैं। तो उस नाते इसमें 2 पॉइंट हैं जो लग रहे हैं कि न सिर्फ लोकतंत्र पर सवाल उठ जाएगा बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ भी ये जो संशोधन वो जाता दिख रहा है। पहला जो इसके अंदर संशोधन है वो ये कहता है कि दिल्ली के अंदर सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर माना जाएगा। हम मानते हैं कि सरकार का मतलब वो होता है जिसको देश की जनता चुनती है, राज्यों की जनता चुनती है, उसको हम सरकार मानते हैं। देश की सरकार, दिल्ली की सरकार, यूपी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, ये सब चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही सरकार माना जाएगा। दूसरी बात यहाँ कही जा रही है कि उपराज्यपाल जिस विषय पर चाहेंगे, अगर कोई ऑर्डर जारी करेंगे वो, तो दिल्ली सरकार को, जो चुनी हुई सरकार है, उसको अनुमति लेनी होगी उपराज्यपाल से। अनुमति सबसे ऊपरी स्तर से मानी जाती है। हम ये माने कि अगर हम रिपोर्टर हैं और हमारे संपादक हैं तो हमें अपने संपादक से अनुमति लेनी है, तो सबसे ऊपरी स्तर जो है वो संपादक का माना गया। लेकिन लोकतंत्र में सबसे ऊपरी स्तर होता है उसका जिसको जनता चुनती है, यानी कि प्रधानमंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर जो है सबसे ऊपरी स्तर जो है वो उपराज्यपाल का माना जा रहा है, और इसी वजह से यहाँ समस्या ये हो रही है कि लोकतंत्र में होता यह है कि जनता की जो चाहत है, उसकी आकांक्षाएं सबसे ऊपर मानी जाती हैं और उसकी चाहत को जो रिफ्लेक्ट करता है वो चुनी हुई सरकार होती है। लेकिन यहाँ पर जो है अधिकार जो हैं वो चुनी हुई सरकार की बजाय जब मंजूरी लेनी होगी उपराज्यपाल से, तो सारे अधिकार जो है वो उपराज्यपाल के पास चले जाएंगे, यानी उनकी मंजूरी के बिना जो है चुनी हुई सरकार जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी। और इससे थोड़ा ज्यादा कहें तो एक शायद सलाहकार की भूमिका में कहीं दिल्ली सरकार ना आ जाए। इसलिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हों, मुख्यमंत्री केजरीवाल हों, उन्होंने बहुत तीखे हमले भी किए हैं, लेकिन ये भी बात तय है
कि अगर केंद्र सरकार संशोधन लाना चाह रही है तो एक तो लोकसभा में तो पास हो ही जाएगा, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में, और अब लंबी लड़ाई जो है हम दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल या फिर केंद्र सरकार के बीच में होते हुए देखेंगे। जी शरद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है सीधे तौर पर दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार, या कह सकते हैं उपराज्यपाल, क्योंकि जो बिल लोकसभा में लेकर आया गया उसमें साफ तौर पर बिल में लिखा है कि सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। कहीं ना कहीं 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कहीं ना कहीं खिलाफ भी ये नजर आता है ये बिल। बहरहाल दूसरी खबर का रुख करते हैं, जो कि भारत सरकार ने तय किया है कि उत्तराखंड के चमोली हादसे के बाद पूरे अपर गंगा क्षेत्र यानी कि एक बड़े हिमालय क्षेत्र में किसी भी नई विकास परियोजना को मंजूरी नहीं दी जाएगी। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में चमोली हादसे पर सांसदों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के जवाब में इस बड़े फैसले की जानकारी दी है। ग्लेशियर इसलिए फटा माननीय मंत्री जी कि वहाँ का टेम्परेचर कुछ और था और नीचे का टेम्परेचर कुछ और, उसकी गर्मी से ग्लेशियर फटा है। सवाल ये चेतावनी आपको प्रकृति ने दी है कि आप कोई भी हाइड्रो प्रोजेक्ट आप बंद करेंगे कि नहीं करेंगे। सोमवार को राज्यसभा सांसदों ने चमोली आपदा को लेकर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को कई मुश्किल सवालों में घेर लिया। अभी उत्तराखंड में भीषण आपदा आई और ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा था गवर्नमेंट का, जिसके कारण विद्युत परियोजना का विस्तार हो रहा था, और उसमें आज भी पता नहीं लग रहा है सैकड़ों लोग मर गए, जानकारी भी नहीं है, ना उनके बारे में कोई सूचना आ रही है। तो ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में मना भी किया गया था कि ये ऐसे प्रोजेक्ट जो बनाए जा रहे हैं वो स्थान उचित नहीं है और इससे हमें होशियार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जवाब में पर्यावरण मंत्री ने इस मसले पर भारत सरकार का रुख साफ करते हुए कहा कि देश में करीब 37,000 ग्लेशियर्स हैं। इनमें से कुछ रिसीड कर रही हैं, कुछ बढ़ रही हैं। रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स एक नेचुरल फिनोमेना है और ये क्लाइमेट चेंज से एग्रेवेट भी हो रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने अपर गंगा रीजन में नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। जो हादसा हुआ चमोली में, वो ऊपर एक स्खलन होने के कारण ग्लेशियर का, उससे जो पानी और ये आया, वो सब मड और पानी दोनों बहा और एकदम फ्लड आया, उसके कारण हुआ। पावर प्लांट के कारण वो हुआ क्या, अब ये जांच चल रही है, लेकिन पावर प्लांट के कारण नहीं हुआ, ऊपर एक हुआ। मैंने फिर कहना चाहता हूँ कि अपर गंगा रीजन्स में जो पहले से सैंक्शन प्रोजेक्ट्स है, उसके सिवा किसी भी नए प्रोजेक्ट को परमिशन नहीं दी है, नहीं देंगे। जिस परिस्थिति में चमोली में हादसा हुआ, उसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सरकार ने इस पूरे क्षेत्र में नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी नहीं देने का फैसला किया है, लेकिन मुश्किल ये है कि इस पूरे इलाके में पहले ही कई विकास की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है और अब चमोली डिजास्टर के बाद ये बेहद महत्वपूर्ण हो गया है कि सरकार इन सभी विकास की परियोजनाओं की सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा करे। संसद भवन से एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। भारत का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक शुरू हो गया है। ये रेल ट्रैक हरियाणा के रोहतक शहर के बीचों बीच बना हुआ है और इसके शुरू होने से कई रेल फाटक जो है उससे जनता को निजात मिल जाएगी। बिल्कुल, दिल्ली रोड, सोनीपत रोड, दिल्ली बाईपास रोड समेत कई रेल फाटकों से अब जनता को निजात मिलने जा रही है, क्योंकि पहले यहाँ पर घंटों जो है देरी लगती थी, यहाँ पर ट्रैफिक भी रहता था।
और अब वक्त हो चला है गुड मॉर्निंग इंडिया के 2 घंटे के खास कार्यक्रम में तमाम खबरें जो आपने दिखाई, हमने दिखाई आपको, उसमें से चुनिंदा 5 खबरें दिखाने का। टॉप 5 खबरों में से आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है और पोल का हिस्सा बनना है, बताना है किन खबरों को आप पूरा दिन चैनल पर विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर है बंगाल चुनावों से जुड़ी हुई, जहां बंगाल में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में घमासान शुरू हो गया है। दूसरी खबर है जोमेटो कांड से जुड़ी हुई, जिसमें आरोप लगाने वाली महिला जो है उस पर भी एफआईआर दर्ज करवा दी है डिलीवरी बॉय ने। तीसरी खबर है यूपी में अवैध धार्मिक स्थलों पर योगी सरकार का एक्शन शुरू। और चौथी खबर है लॉकडाउन की ओर, महाराष्ट्र रेस्टोरेंट सिनेमाघर जो हैं अब उनमें क्षमता 50% तक कर दी गई है और कई और पाबंदियां भी लगाई गई हैं। और पांचवी और आखिरी खबर है यूरोपीय देशों में तेजी से बैन हो रही है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। तो इन 5 खबरों में से वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर चुनिए। उस खबर को हम आपको एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर विस्तार से दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।